हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो मैनेजमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप की जो यूनिट है वहां से जितने भी क्वेश्चंस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में पूछे गए हैं उनमें से 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन ऑन टॉप 50 PYQs ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एवर स्टडी क्लासेस हैज वेरियस कोर्सेज फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवर स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। अगर इस लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए तो वो आपको इन कोर्सेज में यूनिट स्नैपशॉट में मिल जाएगी। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो फॉर द पीडीएफ। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो एंटरप्रेन्योरशिप का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। नॉट वाला क्वेश्चन पूछा गया है, सो एग्जाम में नॉट को ध्यान से पढ़ना है। सो ऑप्शंस है विजन, रिस्क बियरिंग, इनिशिएटिव एंड ड्राइव एंड डिसलॉयल्टी। ठीक है, सो देखो एंटरप्रेन्योरशिप में विजन तो होता ही है, क्योंकि एक आप बिजनेस को सेटअप करने जा रहे हैं, तो आपका एक विजन होगा, आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो आपने एक विजन बनाया होता है। सो विजन तो कैरेक्टरिस्टिक होता ही है। रिस्क बियरिंग भी होती है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टन है, आप एक नए आइडिया पे काम कर रहे हो तो रिस्क भी इन्वॉल्व है। इनिशिएटिव एंड ड्राइव भी होती है, क्योंकि जब आप एक बिजनेस को सेटअप करने जा रहे हो तो आपको इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे और आपके अंदर एक ड्राइव होनी चाहिए टू अचीव समथिंग। लेकिन डिसलॉयलिटी यहाँ पर फीचर नहीं होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता है एंटरप्रेन्योरशिप का। लॉयलिटी होता है, डिसलॉयलिटी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग विल सूट द बेस्ट एज लोकेशन फॉर ए केमिकल प्लांट। सो केमिकल प्लांट के लिए बेस्ट लोकेशन कौन सी होगी? ऑप्शंस दिए हैं, डेजर्ट एरिया, कोस्टल एरिया, प्लेन्स या फिर हिल एरिया। सो देखो, केमिकल प्लांट्स जो होते हैं उनके लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सो केमिकल्स प्लांट में जब आप केमिकल्स बनाते हो तो आपको उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है, एक्सपोर्ट भी करना होता है। सो इसलिए ये कोस्टल एरियाज में जो है वो ज़्यादा देखे जाते हैं। सबसे बेस्ट लोकेशन जो केमिकल प्लांट्स के लिए होती है वो होती है कोस्टल एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरशिप एज ए थ्योरी ऑफ बिजनेस वाज प्रोपाउंडेड बाय। सो एंटरप्रेन्योरशिप को एज ए थ्योरी ऑफ बिजनेस किसने कहा था? सो इसका आपका राइट आंसर होगा जोसेफ ए स्कम्पीटर। सो याद रखना, ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। थ्योरी ऑफ बिजनेस कहा था जोसेफ ए स्कम्पीटर ने। इन्होंने कहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप एक बिजनेस की थ्योरी है जिसमें एक एंटरप्रेन्योर इनोवेशन करके इकोनॉमिक प्रॉफिट्स कमाता है और एक बिजनेस एंटरप्राइज को सेटअप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज रिटन बाय। सो ये बुक किसने लिखी है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप? सो इसका आंसर हो जाएगा पीटर एफ ड्रकर। अगेन इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आपको याद ही रखना है कि इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पीटर एफ ड्रकर ने लिखी थी। तो इस तरह के फैक्ट्स को ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है, एन एंटरप्रेन्योरियल पर्सन एम्प्लॉयड बाय ए कॉर्पोरेशन एंड एनकरेज्ड टू बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव इज रेफर टू एज। तो एक कॉर्पोरेशन में जब एक एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जाता है इनोवेटिव काम करने के लिए, क्रिएटिव आइडिया पे काम करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपटीटर, सप्लायर, एंटरप्रेन्योर या फिर इंटरप्रेन्योर? तो इसका राइट आंसर आपका होगा इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर एक एम्प्लॉय होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको कंपनी काम देती है कि आपको एक इनोवेटिव आइडिया पे काम करना है, इनोवेटिव प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। ये बिल्कुल एंटरप्रेन्योर की तरह ही करते हैं। रिसोर्सेज जो होगा, जो रिस्क होगा वो सारा कंपनी का होगा, जो इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी होगी वो एम्प्लॉय की होगी। तो इसलिए हम इन्हें इंटरप्रेन्योर कहते हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट ऑफ व्हाट द एंटरप्रेन्योर इंटेंड्स टू डू टू सेल एनफ ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट और सर्विस टू मेक अ सैटिस्फैक्टरी प्रॉफिट इज कॉल्ड। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक एंटरप्रेन्योर अपने जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विस है उनको सेल करना चाहता है, उसके लिए वो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाता है। ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? लॉन्ग रेंज प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान, बिजनेस प्लान या फिर नन ऑफ द एबव? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजनेस प्लान। सो बिजनेस प्लान क्या होता है? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसको एक एंटरप्रेन्योर बनाता है। उसमें सारी डिटेल्स होती है बिजनेस की, क्या प्रोडक्ट आप बनाओगे, क्या आपकी सर्विस होगी, किस तरह से आप उन्हें सेल करोगे प्रॉफिट कमाने के लिए, ये सारी चीज़ें बिजनेस प्लान में दी जाती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजनेस प्लान। नेक्स्ट है, पीपल हु टेक द रिस्क नेसेसरी टू ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड रिसीव द फाइनेंशियल प्रॉफिट्स एंड नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स आर कॉल्ड। सो कौन है वो लोग जो ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, रिस्क लेते हैं,
टू गेट द फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, तो उनको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स ऐसे पीपल हैं जो रिस्क ले रहे हैं एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए, जिसमें उनको फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल दोनों ही रिवॉर्ड्स मिलते हैं। फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स क्या होते हैं? आपकी वेल्थ क्रिएट होती है, इनकम जनरेशन होती है। नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स जैसे कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है इन डूइंग योर ओन बिजनेस। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ साउंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज द रिजल्ट ऑफ एप्रोप्रिएट इंटरेक्शन बिटवीन। सो एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होगी, उसमें किन किन चीज़ों का इंटरेक्शन हो कि उसे हम एक साउंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोलेंगे। सो नीड्स ऑफ द सोसाइटी, जी हाँ ये होनी चाहिए। नीड्स ऑफ द सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कोई सी सोसाइटी की किसी नीड को अगर फुलफिल कर रही है, तो वो एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज पर द कैपेबिलिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर है, वो भी एक साउंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को हार्नेस करने के लिए, तो भी उसको हम कहेंगे कि वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये इन सभी के इंटरेक्शन अगर है तो हम उसे कह सकते हैं कि एक साउंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट इज एन entrepreneur always search for change, respond to it and exploit it as an opportunity. Who said it? So ये लाइन किसने कही है entrepreneurs के बारे में, कि एक entrepreneur चेंज को देखता है, उस चेंज जब उसको दिखता है उसको फिर वो रिस्पॉन्ड करता है और उसको उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देख के एक्सप्लॉइट कर लेता है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कहा था पीटर एफ ड्रगर ने। नेक्स्ट है, 4 कोर थीम्स ऑफ इनोवेशन आर। सो आपसे इनोवेशन की 4 कोर थीम्स पूछी गई हैं। ठीक है, एक तरह से प्रोसेस ही आपसे पूछी गई है, राइट सीक्वेंस आपको इनोवेशन की यहाँ पर बतानी है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिकॉग्नाइजिंग द अपॉर्चुनिटी, फाइंडिंग द रिसोर्सेज, डेवलपिंग द वेंचर एंड क्रिएटिंग वैल्यू। सो देखो इनोवेशन की प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले आएगा एंटरप्रेन्योरियल गोल्स एंड कंटेक्स्ट। तो सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर अपने गोल्स को डिसाइड करेगा कि गोल्स क्या है मेरे एक बिजनेस एंटरप्राइज को सेटअप करने के। उसके बाद से अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, क्वेश्चन में यहीं से दिया हुआ है आगे। ठीक है, सो रिकॉग्नाइज करना है अपॉर्चुनिटी को बिजनेस एनवायरनमेंट में कि कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो हमारे लिए बेस्ट हो सकती है। उस अपॉर्चुनिटी पे काम करने के लिए आपको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, रिसोर्सेज उसके बाद ढूंढे जाएंगे, फिर डेवलपमेंट करी जाएगी वेंचर की, बिजनेस को सेटअप किया जाएगा और बिजनेस को सेटअप करने के बाद वेरियस स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू उससे क्रिएट होगी। ठीक है, सो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज एन entrepreneur always search for change, respond to it and exploit it as an opportunity. Who said it? So ये लाइन किसने कही है entrepreneurs के बारे में, कि एक entrepreneur चेंज को देखता है, उस चेंज जब उसको दिखता है उसको फिर वो रिस्पॉन्ड करता है और उसको उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देख के एक्सप्लॉइट कर लेता है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कहा था पीटर एफ ड्रगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। तो आपको यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए हैं एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस के, आपको उनको राइट सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले दिया हुआ है मैनेजमेंट ऑफ रिजल्टिंग एंटरप्राइज, डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड देन डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान। तो इसका राइट सीक्वेंस क्या होगा, देखो सबसे पहले आएगा हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जब हम अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो बिल्कुल क्लियर है, उसके बाद हम यहाँ पर अपने बिजनेस प्लान को डेवलप करते हैं। ठीक है, हमने अपॉर्चुनिटी देख ली कि हमें क्या बिजनेस करना है, उसके बाद आएगा हम अपना बिजनेस प्लान बनाएंगे। बिजनेस प्लान को बनाने के बाद हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको डिटरमाइन करेंगे कि बिजनेस प्लान हमने बना लिया, हमें क्लियर है कि हमें करना क्या है, अब उसको करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो हम कहाँ से लेकर के आएंगे वो डिसाइड होगा। एंड लास्ट में मैनेजमेंट ऑफ द रिजल्टिंग एंटरप्राइज, जो भी एंटरप्राइज हम सेटअप करेंगे उसकी मैनेजमेंट उसके बाद में आएगी। सो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 4, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। सो मैच द फॉलोइंग में देखिए इन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दी है, आपको इस साइड दी जो भी आइटम्स दी हुई हैं इनको इस साइड की आइटम से मैच करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है मार्केट रिसर्च, फिर है फाइनेंशियल प्लान, ओनरशिप एंड मार्केटिंग प्लान। सो देखिए मार्केट रिसर्च के साथ सबसे पहले क्या आएगा, मार्केट रिसर्च में क्या किया जाता है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया जाता है। ठीक है, सो मार्केट रिसर्च में हम क्या करते हैं, जो भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, मार्केट की पूरी स्टडी की जाती है। सो ए के साथ 4 हो जाएगा। फाइनेंशियल प्लान में क्या होगा, बजटिंग आ जाएगा। फाइनेंशियल प्लान में हम क्या करते हैं, हम बजट्स बनाते हैं, कितने हमारे खर्चे होंगे, ठीक है, कितना हमें रेवेन्यू मिल सकता है, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल प्लान में आती हैं। ओनरशिप में क्या आएगा, फॉर्म ऑफ बिजनेस,
तो ओनरशिप में क्या डिसाइड करते हैं कि हमारे बिजनेस की फॉर्म क्या होगी, पार्टनरशिप फॉर्म होगी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी या सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, तो ये ओनरशिप में आ जाएगा। एंड मार्केटिंग प्लान में क्या आएगा, मार्केटिंग प्लान में आ जाएगा सेल्स प्रमोशन। मार्केटिंग प्लान में ये डिसाइड किया जाता है कि हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्स की, उनकी प्रमोशंस कैसे करेंगे और उनको अच्छे से सेल कैसे करेंगे। सो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट के साथ आपका फोर्थ आ गया, बी के साथ आपका थर्ड ऑप्शन आएगा, ओनरशिप के साथ आपका 2 एंड मार्केटिंग प्लान के साथ में आ जाएगा 1 सेल्स प्रमोशन। सो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। Next question is, an entrepreneur who is neither willing to introduce new changes and nor to adopt new methods is known as। तो इस तरह के entrepreneur को हम कहते हैं ड्रोन entrepreneur। ड्रोन entrepreneur ऐसा entrepreneur होता है जो न चेंज को इंट्रोड्यूस करता है और ना ही नए मेथड्स को अपनाता है। इस तरह के entrepreneurs को हम ड्रोन entrepreneur बोल देते हैं। यहाँ एक कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में कि फेवियन entrepreneur और ड्रोन entrepreneur में क्या फ़र्क होता है। सो देखो, फेवियन entrepreneur वो होता है जो चेंज को बिल्कुल, जो चेंज को इंट्रोड्यूस नहीं करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जो पुराने मेथड्स होते हैं उन्हीं के हिसाब से चल रहे होते हैं। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि अब तो बिजनेस को बंद करना पड़ जाएगा अगर चेंज नहीं किया, तो उस सिनेरियो में फेवियन चेंज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन जो ड्रोन एंटरप्रेन्योर हैं, अगर बिजनेस बंद भी होता है, लॉस भी होता है, ये फिर भी चेंज नहीं करेंगे, नए मेथड्स को अडॉप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन द फेवियन एंटरप्रेन्योर एंड ड्रोन एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर पूछा है कि ना नए मेथड्स को, नए चेंज भी इंट्रोड्यूस नहीं करना है, नए मेथड्स भी लेकर के नहीं आने हैं, तो उसका राइट आंसर आपका ड्रोन एंटरप्रेन्योर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNIDO प्रिपरेटरी मीटिंग ऑन रोल ऑफ वुमेन इन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज हेल्ड इन February 1978 आइडेंटिफाइड कॉन्स्ट्रेंट्स विच हिंडर वुमेन फ्रॉम participating in industrial activity. The meeting was held at। तो देखिए कि ये मीटिंग हुई थी UNIDO की। UNIDO है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी एक मीटिंग हुई थी ऑन रोल ऑफ वुमेन इन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज 1978 में, जहाँ पर इन्होंने कुछ कॉन्स्टेंट्स आइडेंटिफाई किए थे जिनकी वजह से वुमेन इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं। सो आपको बताना है कि ये मीटिंग हेल्ड कहाँ पर हुई थी, वियना, न्यू दिल्ली, जिनेवा या फिर मैक्सिको सिटी। सो ये वाली जो मीटिंग थी ये हुई थी वियना में, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, तो वहाँ पर ये मीटिंग हुई थी। और जिस टाइम पर ये मीटिंग हुई थी, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, याद रखना, कि उस टाइम पर 1975 से लेकर के 1985 तक यूनाइटेड नेशंस ने इसको डेकेड फॉर वुमेन भी डिक्लेयर किया हुआ था। उसी बीच में ये मीटिंग भी हेल्ड हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड इमिटिएटिंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट स्पेसिफिक टास्क। तो आइडेंटिफाई करना और इमिटिएट करना बेस्ट इन द वर्ल्ड किसी स्पेसिफिक टास्क में, उसको हम कहते क्या हैं, क्वालिटी सर्कल, बेंचमार्किंग, स्ट्रेटजी या आउटसोर्सिंग। सो राइट आंसर इसका होगा बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या होती है, जिसमें जो बेस्ट इन द इंडस्ट्री है, बेस्ट इन द वर्ल्ड है किसी भी पर्टिकुलर टास्क में, उसको हम एक बेंचमार्क मान लेते हैं और उसके हिसाब से फिर अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं और उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं बेस्ट बनने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कोई कंपनी है, वो बुक पब्लिशिंग का काम कर रही है, सो वो उनके लिए बेंचमार्किंग क्या हो जाएगी, वो बेंचमार्किंग रख लेंगे ऐसी कंपनीज जो सबसे हाई क्वालिटी की बुक्स पब्लिशिंग करती हैं इंडस्ट्री में। ठीक है, तो किसी स्पेसिफिक टास्क में बोला गया है ना कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क में कोई जो बेस्ट इन द वर्ल्ड है, तो देख लेंगे कि वर्ल्ड की बेस्ट बुक पब्लिशिंग कंपनी कौन है और उनकी क्या क्वालिटी है, तो वो उनका बेंचमार्क हो जाएगा। फिर उसको वो इमिटेट करने की कोशिश करेंगे, तो इसको हम कह लेते हैं बेंचमार्किंग। ठीक है, नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन। एक तरफ आपको एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ थिंकर्स दिए हुए हैं और उन्होंने क्या बात करी थी उसके साथ हमें इनको मैच करना है। सो रिचर्ड कैंटल ने कहा था कि एंटरप्रेन्योर्स वो सभी पर्सन्स हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अगेंस्ट हैं, तो सेकंड के साथ ही मैच हो जाएगा। जोसेफ एस कंपीटर ने इनोवेशन थ्योरी दी थी एंटरप्रेन्योरशिप की। सो उन्होंने कहा था कि एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो इनोवेशन और चेंजेस को इंट्रोड्यूस कर रहा है। जेके गोल्डब्रेथ ने कहा कि एंटरप्रेन्योर्स को चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और उन्हें रेडी रहना चाहिए कुछ अचीव करने के लिए। ठीक है, एंटरप्रेन्योर मस्ट एक्सेप्ट द चैलेंज एंड शुड बी विलिंग हार्ड टू अचीव समथिंग। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये, आपको बस डायरेक्टली पता ही होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। सिंपल होते हैं इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको पता है तो। ठीक है, सो इसमें कौन सा आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 एंड 1। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। सो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वो एंटरप्रेन्योर जो एंटरप्रेन्योरशिप को अपनी फैमिली से इनहेरिट नहीं करते हैं, वो खुद सबसे पहले बिजनेस को सेटअप करते हैं, उन्हें हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। सो देखिए, धीरूभाई अंबानी ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज को उन्होंने सेटअप किया। शिव नादर, इन्होंने HCL टेक्नोलॉजीज को सेटअप किया, ये भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं। KNG रेड्डी, ये भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को सेटअप किया। एंड GD बिरला, इन्होंने जो बिजनेस है अपने फैमिली बिजनेस को इनहेरिट किया था और फिर उसको आगे चल करके और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया था। सो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर GD बिरला नहीं होंगे। जो धीरूभाई अंबानी, शिव नादर एंड KNG रेड्डी, ये तीनों ही फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर से। सो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा GD बिरला। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिसकंसेप्शन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। सो आपको बताना है मिसकंसेप्शन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जो है सोसाइटी में, वो इनमें से कौन कौन सी नहीं है। ठीक है, सो पहला ऑप्शन है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप नीड्स ओनली ए ग्रेट आइडिया। यस, दिस इज अ मिसकंसेप्शन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ एक जो ग्रेट आइडिया है उसी से एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हो जाती है और एक एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हो जाता है। एक ग्रेट आइडिया के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन ईजी टास्क। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप कर लो तो ये एक आसान रास्ता है अमीर होने का एंटरप्रेन्योरशिप, तो उनको लगता है कि एक इजी टास्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी और भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप में और काफ़ी डिफिकल्ट भी ये हो जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ फाउंड ओनली इन स्मॉल बिजनेसेस, ऐसा भी नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो लार्ज बिजनेसेस में भी पाई जाती है, तो ये भी एक मिसकंसेप्शन इसके बारे में है कि छोटे बिजनेसेस में ही एंटरप्रेन्योर्स देखने को मिलते हैं, छोटे स्टार्टअप्स में ही होते हैं। फोर्थ है यहाँ पर, एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये एक मिसकंसेप्शन नहीं है, बाकी तीनों यहाँ पर ये मिसकंसेप्शन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है। सो अब हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर डी हो जाएगा। सो देखो, एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस में फ़र्क होता है। स्मॉल बिजनेसेस में हो सकता है कि एंटरप्रेन्योरियल जो क्वालिटीज़ हैं वो ना हो। स्मॉल बिजनेस है, बस बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, इतना है, ऐसा हो सकता है एक स्मॉल बिजनेस। एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में एक इनोवेशन भी होती है, रिस्क एलिमेंट भी होता है, लेकिन कोई छोटा बिजनेस अगर कोई कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें वो रिस्क भी हो। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में होता है, तो जो क्वालिटीज़ एक एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक स्मॉल बिजनेस में भी हों। तो ये दोनों डिफरेंट थिंग्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, एंड दिस इज नॉट एन मिसकंसेप्शन। नेक्स्ट है, पिंचोट सजेस्टेड 3 roles फॉर द इंटरप्रेन्योर इन प्रमोटिंग इनोवेशन, इंडिकेट द करेक्ट वन। सो पिंचोट ने 3 roles दिए थे इंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन्वेंटर, प्रोडक्ट चैंपियन एंड स्पॉन्सर। तो पिंचोट के अकॉर्डिंग इंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर्स में सिर्फ यही फर्क होता है कि इंटरप्रेन्योर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रह के इनोवेटिव काम करता है और एंटरप्रेन्योर इंडिपेंडेंटली उस काम को करता है। तो 3 रोल्स इन्होंने बताए यहाँ पर। पहला है इन्वेंटर। इनके हिसाब से एक इंटरप्रेन्योर को इन्वेंटर के रूप में काम करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। उसे एक नए कंसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, न्यू कंसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और क्रिएटिव तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट चैंपियन। प्रोडक्ट चैंपियन में ये बताते हैं कि एक इंटरप्रेन्योर को एक मिडिल लेवल मैनेजर की तरह काम करना चाहिए, जहां उसे जो भी प्रोजेक्ट मिला हुआ है, जिस भी प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है, जो भी नए प्रोडक्ट को वो डेवलप कर रहे हैं, उसे वो पूरी तरह से कमिटेड होकर उस काम को करें और उसको सक्सेसफुल बनाएं। और थर्ड इन्होंने बताया स्पॉन्सर, कि एज ए स्पॉन्सर उन्हें काम करना चाहिए, जिसमें वो एक्ट करेंगे एज ए टॉप लेवल मैनेजर, जहां पर जो भी उनको रिसोर्सेज चाहिए वो अपनी मैनेजमेंट से, अपनी कंपनी से उसको प्रोक्योर करेंगे और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, उनके साथ में अच्छे से डील करके अपने कंसेप्ट को, अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाएंगे। तो ये 3 रोल्स जो हैं वो पिंचोट ने सजेस्ट करे थे फॉर द इंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर्मल स्ट्रक्चरल टाइज आर लूजन्ड एंड चैंपियंस आर गिवन द फ्रीडम टू परस्यू अपॉर्चुनिटीज बोथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्रू मार्केट। सो किस टाइप की एंटरप्रेन्योरशिप में जो फॉर्मल स्ट्रक्चर्स है उसको लूज कर दिया जाता है और जो चैंपियंस होते हैं उनको पूरी फ्रीडम मिलती है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है उसको आप हार्नेस करो। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, एक्विजिटिव, अपॉर्चुनिस्टिक या फिर इनक्यूबेटिव। इसमें आपका राइट आंसर होगा अपॉर्चुनिस्टिक। ठीक है, तो चारों के मीनिंग यहाँ पर समझ लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स होती हैं, मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं, उनका यूज़ करके नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया जाता है, उसके हिसाब से इनोवेशन करी जाती है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स में आप देख लीजिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, ठीक है, काइजन, इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ करके नई नई इनोवेशंस जो हैं वो करी जाती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। एक्विजिटिव जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसमें कंपिटिटर्स को देख करके
की जो टेक्निक्स हैं उनको इमिटेट करने की कोशिश करी जाती है, यानी कि दूसरों को देखेंगे कि वो किस तरह से इनोवेशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम करेंगे, ये होती है एक्विजिटिव। ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक में होता है कि जो भी हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल रही है उसको हम अडॉप्ट करेंगे। उसके लिए अगर हमें अपने फॉर्मल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्ट्रक्चर को भी अगर चेंज करना पड़ेगा तो हम करेंगे। और जो भी हमारे इंप्लॉयज़ होते हैं उनको पूरी छूट दी जाती है कि जो भी अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिलती है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है उसके ऊपर आप जाकर के काम करो। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा है अपॉर्चुनिस्टिक इन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, और इनक्यूबेटिव एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस आइडियाज़ को डेवलप किया जाता है, नए आइडियाज़ के ऊपर काम किया जाता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में रहकर ही नए कंसेप्ट को डेवलप किया जाता है और उनसे इनोवेशन करी जाती है और एक नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा अपॉर्चुनिस्टिक। नेक्स्ट है हु व्यूड एंटरप्रेन्योर एज ए नॉन फिक्स्ड इनकम अर्नर विद नॉन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बट अनसर्टेन इनकम एंड देयरफॉर ऑपरेटिंग एट रिस्क। तो किसने कहा था कि एक एंटरप्रेन्योर नॉन फिक्स्ड इनकम अर्नर होता है जिसे अपनी कॉस्ट का पता है लेकिन जो इनकम है वो अनसर्टेन है और इसलिए वो रिस्क के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर बात को कहा था रिचर्ड कैंटिलोन ने। ठीक है, याद रखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, रिचर्ड कैंटिलोन ने इस बात को कहा था। Next is, which of the following is not a major area of entrepreneurial innovation as suggested by Joseph Schumpeter? So आपको बताना है जोसेफ स्कम्पीटर में इनमें से कौन सा मेजर एरिया नहीं बताया है entrepreneurial innovation का। So 5 तरह की entrepreneurial innovation के बारे में जोसेफ स्कम्पीटर ने बताया था। यहाँ पर ऑप्शंस में दिया है प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन, मार्केट इनोवेशन एंड स्ट्रक्चरल इनोवेशन। सो देखो जो ए, बी एंड सी है ये तीनों ही दिए हैं जोसेफ स्कम्पीटर ने एज ए मेजर एरिया ऑफ एंटरप्रेन्योरियल इनोवेशन, लेकिन स्ट्रक्चरल इनोवेशन उसमें नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रक्चरल इनोवेशन। जोसेफ स्कम्पीटर ने 5 तरह के एरियाज बताए थे इनोवेशन के, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बताया इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट इनोवेशन, न्यू मेथड को इंट्रोड्यूस करना यानी कि प्रोसेस इनोवेशन जिसमें आप एक नए मेथड से नई प्रोसेस से अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे, ओपनिंग ऑफ न्यू मार्केट एक नए मार्केट को ही तैयार कर देना जिसमें मार्केट इनोवेशन ही हो जाएगी, न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल को कॉन्क्वेस्ट करना, एक नए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल को फाइंड करना, ये भी इनोवेशन में बताया था, और कैरिंग आउट ऑफ द न्यू ऑर्गेनाइजेशन, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को नए तरीके से चलाना, ये इन्होंने यहाँ पर बताया था कि एक नई तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना भी एक इनोवेशन का पार्ट है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन। स्ट्रक्चरल इनोवेशन यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इज नॉट प्रोएक्टिव इन नेचर एंड डज नॉट रिस्पॉन्ड मच टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। सो पहले भी इस तरह का सवाल आया था, मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के एंटरप्रेन्योर होते हैं जिनमें हम काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, जो क्लैरेंस डेनहॉफ की क्लासिफिकेशन है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, फेबियन एंटरप्रेन्योर, अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर, ड्रोन एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा फेबियन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो क्लैरेंस डेनहॉफ की ये क्लासिफिकेशन है। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर जो होता है वो काफ़ी सिंपल है, जो नई इनोवेशन को लेकर के आता है और नए आइडियाज़ के ऊपर काम करता है। अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर होता है जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर द्वारा की गई इनोवेशन को इमिटेट करता है मार्केट में। ठीक है, बाकी बचते हैं फेबियन एंड ड्रोन, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर ड्रोन एंटरप्रेन्योर था। ठीक है, यहाँ पे सवाल में पूछा गया है कि ऐसा टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर जो प्रोएक्टिव नहीं है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं उनको, तो इसका आंसर जो है वो फेबियन एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है, ड्रोन में फ़र्क क्या है कि ये जो है वो चेंज को रिस्पॉन्ड करेंगे ही नहीं, लेकिन फेबियन कर देते हैं जब उनको ज़रूरत महसूस होती है, यानी कि प्रोएक्टिवली नहीं करते लेकिन रिएक्टिव रिस्पॉन्स दे देते हैं बाद में। ड्रोन एंटरप्रेन्योर जो हैं वो रिएक्टिव रिस्पॉन्स भी नहीं देते, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे चेंज को, उनको बदलाव चाहिए ही नहीं। फेबियन तब बदलाव करने के लिए रेडी हो जाएंगे जब उनको लगेगा कि अब तो बिजनेस लॉस में जाएगा, तब वो रेडी हो जाएंगे। ड्रोन तब भी नहीं होते हैं। ठीक है, सो अगेन मैंने दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बता दिया। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो होते हैं उस तरह के क्वेश्चंस में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, सो प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं चेंजेस को, वो होते हैं फेबियन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी। सो एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी कौन सी नहीं है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी एंड अनसर्टेनिटी, मोटिवेशन टू एक्सेल, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ
एफिकेसी। सो देखो, टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी एंड अनसर्टेनिटी, ये एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी बिल्कुल होती है। एक एंटरप्रेन्योर में टॉलरेंस देखी जाती है, जो भी अनसर्टेनिटी होती है उन कंडीशंस को वो टॉलरेट कर लेते हैं। मोटिवेशन टू एक्सेल भी उनमें देखी जाती है, कुछ नया करने के लिए, एक्स्ट्रा करने के लिए वो हमेशा ही मोटिवेटेड रहते हैं। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल नहीं होता है एंटरप्रेन्योर्स में, और एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल नहीं है बल्कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, जहां पर आपको लगता है कि आपका जो जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो रही हैं, फेट की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से, या फिर लोगों की वजह से। लेकिन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल अगर आपके अंदर है, सो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में आप ये मानते हैं कि आई कैन क्रिएट माई ओन डेस्टिनी बाई माई ओन एक्शंस, बाई माई ओन डिसीजंस। ठीक है, तो और एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल चाहिए, ना कि एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, इसलिए सी ऑप्शन आंसर होगा। एंड सेल्फ एफिकेसी होती है कि आपको कितना विश्वास है अपनी एबिलिटीज में किसी गोल को अचीव करने के लिए, उसे हम कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। तो ये भी एक एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी है, लेकिन एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाई आवर आंसर इज सी। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडिया जनरेशन मेथड्स फोकसेस ऑन डेवलपिंग न्यू आइडियाज व्हेन द इंडिविजुअल्स आर अनअवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। सो जब आप प्रॉब्लम के बारे में अनअवेयर हैं, आपको प्रॉब्लम के बारे में पूरी डिटेल्स पता नहीं है, so कौन सा आइडिया जनरेशन मेथड्स हम यूज करेंगे। ऑप्शंस दिए गए हैं, गॉर्डन मेथड, चेकलिस्ट मेथड, क्रिएटिव प्रॉब्लम मेथड, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉरी, एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? राइट आंसर इस केस में हमारा होगा गॉर्डन मेथड। ठीक है, सो गॉर्डन मेथड यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गॉर्डन मेथड को तब यूज किया जाता है जब हमें प्रॉब्लम के बारे में पूरी डिटेल्स पता नहीं है, वी आर अनअवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, हम गॉर्डन मेथड को यूज करते हैं। इसमें यह इंश्योर किया जाता है कि जो भी हमारे प्री कंसीव्ड आइडियाज होते हैं, जो भी हमारे बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, वो इफेक्ट ना करें हमारी डिसीजन मेकिंग को। इसमें एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जो भी एक जनरल कंसेप्ट होता है हमारी प्रॉब्लम का, उसको इंट्रोड्यूस करता है, और बाकी जो ग्रुप होता है वो भी उसके ऊपर फोकस करके एक रिलेटेड कंसेप्ट्स को डेवलप करने की कोशिश करी जाती है, और उससे प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करी जाती है। ठीक है, सो एक जनरल कंसेप्ट ले लेते हैं, उससे फिर रिलेटेड कंसेप्ट्स को डेवलप किया जाता है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है। ठीक है, सो जब हम प्रॉब्लम के बारे में अनअवेयर हैं, वी यूज द गॉर्डन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस फॉर ए बिजनेस प्लान। सो देखो, बिजनेस प्लान के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से एक एलिमेंट इंडस्ट्री एनालिसिस भी है। सो हमें बताना है कि इंडस्ट्री एनालिसिस का पार्ट कौन सा नहीं है। सबसे पहले है एनालिसिस ऑफ कंपटीटर्स। तो इंडस्ट्री एनालिसिस में कंपटीटर्स का एनालिसिस किया जाता है, ये देखा जाता है कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री में, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या उनका मार्केट शेयर है, किस तरह की स्ट्रेटेजीज को वो अपनाते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन भी करी जाती है इंडस्ट्री एनालिसिस में। ठीक है, मार्केट को छोटे टुकड़ों में बांट कर ये देखा जाता है कि किस हिस्से को हम टारगेट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो ये प्योरली मार्केटिंग में आता है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ये इंडस्ट्री एनालिसिस का पार्ट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ये मार्केटिंग प्लान का हिस्सा है। एंड इंडस्ट्री एंड मार्केट फोरकास्ट, ये भी हमारा इंडस्ट्री एनालिसिस का ही हिस्सा है। इंडस्ट्री एंड मार्केट फोरकास्ट में क्या किया जाता है, इंडस्ट्री को फोरकास्ट करके देखा जाता है कि आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री में कितना स्कोप रहेगा, किस तरह से इंडस्ट्री ग्रो करेगी। और मार्केट फोरकास्ट में हम देखते हैं कि ओवरऑल जो हमारी डिमांड रहने वाली है इस पर्टिकुलर मार्केट में, वो क्या होगी। सो इंडस्ट्री एंड मार्केट फोरकास्ट भी हम इंडस्ट्री एनालिसिस में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दी हुई है कि जो फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का, वो है एग्जिस्टिंग पैटर्न्स ऑफ प्रोडक्शन को रिवोल्यूशनाइज करना, जो भी इन्वेंशन है उसको एक्सप्लॉइट करना, जो अनट्राइड टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको देखना, जो भी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको अभी तक यूज़ नहीं किया गया है उसको यूज़ करके एक कमोडिटी को नए तरीके से प्रोड्यूस करना। तो ये यहाँ पर बताया गया है असर्शन में, फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। तो देखो, असर्शन की अगर हम बात करें तो असर्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये फंक्शन होते हैं एंटरप्रेन्योर के, वो एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन को रिवोल्यूशनाइज करते हैं, जो अनट्राइड टेक्नोलॉजी होती है उसको यूज़ करते हैं और कम्युनिटीज़ को एक नए तरीके से यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि इनोवेशन लेकर के आते हैं। सो इनोवेशन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंटरप्रेन्योर्स का। ठीक है, और यही इस स्टेटमेंट में बात हो रही है। रीज़न दिया गया है, लैक ऑफ इनोवेशंस विल यूजुअली रिड्यूस द लाइफ स्पैन ऑफ प्रोडक्ट एंड और सर्विस। तो अगर इनोवेशंस आप नहीं करोगे तो आपके प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन बिल्कुल कम हो जाएगा, सर्विस का लाइफ स्पैन बिल्कुल कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ में लगातार चेंजेस हो रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में लगातार चेंजेस हो रहे हैं, तो आपको लगातार इनोवेशंस करती रहनी पड़ेगी। सो रीज़न और असर्शन यहाँ पर दोनों ही सही हैं, लेकिन दोनों यहाँ पर जो रीज़न है
वो हमारे असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं है, इंडिपेंडेंटली दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट आर इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन इन्वेंटर एंड मैनेजर। सो इन्वेंटर और मैनेजर के बीच में गैप को फिल कौन करता है? सो ऑप्शन दिए हुए हैं इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर इंटरप्रेन्योर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर गैप को फिल करता है बिटवीन द इन्वेंटर्स एंड मैनेजर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक इंटरप्रेन्योर अपने आइडियाज पे काम करता है, न्यू आइडियाज पे काम करता है और इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी से विद इन ऑर्गेनाइजेशन रह करके वो उस आइडिया को सक्सेसफुल बनाने के ऊपर काम करता है। सो इंटरप्रेन्योर यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का सवाल है। असर्शन कह रही है एंटरप्रेन्योरियल इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रॉय द ओल्ड एंड इंट्रोड्यूस न्यू इक्विलिब्रियम मेकिंग पॉसिबल हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंटरप्रेन्योरियल इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से जो भी ओल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं और नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस की जाता है, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर बनता है। रीजन कह रहा है मार्केट्स डू नॉट पैसिवली टेंड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम अंटिल प्रॉफिट मार्जिन्स आर वाइप्ड आउट। सो बिल्कुल सही बात है कि मार्केट्स खुद इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं जाते हैं जब तक प्रॉफिट्स बिल्कुल खत्म नहीं हो जाते हैं। एंटरप्रेन्योर्स नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करके ओल्ड स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करके नई चीज़ों को लेकर के आते हैं। तो इसलिए हमारी रीजन भी करेक्ट हो जाएगा और रीजन यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हमें दिए हुए हैं। क्लैरेंस डेनहॉफ की क्लासिफिकेशन है। इन टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को उनके मीनिंग के साथ में हमें मैच करना है। सो फेबियन एंटरप्रेन्योर कौन होंगे? वो जो स्केप्टिकल अबाउट चेंजेस टू बी मेड इन ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था कि फेबियन एंटरप्रेन्योर्स ये चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं इतना जल्दी, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है तभी चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स ये चेंज को एक्सेप्ट करते ही नहीं है, लॉस भी हो जाए फिर भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स द्वारा करी गई इनोवेशन को कॉपी करते हैं। तो वैसी जगह ये देखने को मिलती है जहां पर रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होते। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स जो नए आइडिया पे काम करके बिजनेस को सेटअप करते हैं, दे आर द इंडस्ट्री लीडर्स। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड किन किन थिंकर्स ने बात करी है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो रिचर्ड कंटलन ये एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड है। लाइनल रॉबिन्स ये एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड नहीं है, ये इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में उन्होंने ज़्यादा कुछ बात नहीं करी हुई है, तो यहाँ पर इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। एडम स्मिथ, जीन बेप्टाइज से एंड जोसेफ्स कंप्यूटर, ये तीनों एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हैं। ठीक है, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 एंड 5। सो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, next question is an entrepreneur is a person within the large corporation who takes direct responsibility for turning an idea into profitable finished product through assertive risk taking and innovation। ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल सही है। एक एंटरप्रेन्योर लार्ज कॉर्पोरेशन में काम कर रहा है, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं एक आइडिया को प्रॉफिटेबल बनाने की। ठीक है, सो इनोवेशन भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, रिस्क टेकिंग भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। अगली स्टेटमेंट कह रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू एम्प्लॉइज इनिशिएटिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरटेक समथिंग न्यू विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, जहां पर एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटिव्स लेते हैं कुछ नया करने का, और ज़रूरी नहीं है कि उन्हें बोला ही गया हो कि करना है, वो ऐसे भी अपना इनिशिएटिव ले लेते हैं। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द एसेट रिलेटेड covenants adopted by financial institutions while granting a loans। तो assets related covenants होते हैं। covenants की बात हमें करूँ तो covenants होते हैं कुछ ऐसी restrictions फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लगा देते हैं कंपनीज के ऊपर, फिर वो अपनी एसेट्स को सेल नहीं कर सकते। बहुत सारी इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अगर उन्हें कुछ भी उन एसेट्स से रिलेटेड कुछ करना होता है तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की परमिशन पहले लेनी होती है। जब लेंडिंग करी जाती है तब ये करा जाता है। ठीक है, ये अगर किसी कंपनी ने लोन लिया तो बैंक क्या करेगा कि उसको कह देगा कि आप अपने फिक्स्ड एसेट्स को तब तक नहीं बेचोगे जब तक आप लोन को रीपे नहीं करते, और अगर आपका ऐसा कुछ प्लान है तो पहले आप हमसे बात करेंगे। तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शन को हम कहते हैं कोविनेंट्स। ठीक है, सो एसेट रिलेटेड कोविनेंट्स कौन से हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। ए में दिया हुआ है मेंटेनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल पोजीशन इन टर्म्स ऑफ मिनिमम करंट रेशियो। तो ये बिल्कुल एसेट रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन है जहाँ पर बैंक्स बताता है एंटरप्रेन्योर्स को कि आपको वर्किंग कैपिटल में मिनिमम करंट रेशियो इतना तो रखना ही है।
प्रोहिबिशन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग, सो ये यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये एसेट रिलेटेड कोविनेंट नहीं है, ये लाइबिलिटी रिलेटेड कोविनेंट है। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रिएशन ऑफ फर्दर चार्ज ऑन एसेट्स, ये भी आ जाएगा एसेट्स रिलेटेड कोविनेंट्स में। एंड बैन ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विदाउट द लेंडर्स कॉन्करेंस, तो ये भी बिल्कुल सही है, एसेट रिलेटेड कोविनेंट्स है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, सी एंड डी। ठीक है, बी को छोड़कर बाकी सभी एसेट रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर बतानी है। पहला ऑप्शन है एंटरप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉय एंड इंटरप्रेन्योर इज फ्री एंड लीडर ऑफ द ऑपरेशन, ये गलत स्टेटमेंट है, उल्टा यहाँ पे दिया हुआ है। इंटरप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉय एंड एंटरप्रेन्योर इज फ्री एंड द लीडर ऑफ द ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर होगा। इंटरप्रेन्योर एक एम्प्लॉय होता है जो एक कॉर्पोरेशन में काम करता है, जबकि एंटरप्रेन्योर बिल्कुल फ्री होता है और लीडर होता है ऑपरेशन का, अपने बिजनेस को इंडिपेंडेंटली मैनेज करता है। थर्ड ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दिया था। एंटरप्रेन्योरशिप इज चेंज इनिशिएटिव टेकन विद इन गोइंग कंसर्न बाय द पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, जी नहीं, यहाँ पर ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, ये इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात हो रही है। एंड इंटरप्रेन्योरशिप इज अ चेंज इनिशिएटिव टेकन बाय ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट पीपल, ये एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात हो रही है। सो राइट्स हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिबिलिटी एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग इफ ए बिजनेस आइडिया इज बायबल। इट कंसिस्ट ऑफ 4 एरियाज ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो फिजिबिलिटी एनालिसिस होता क्या है। फिजिबिलिटी स्टडी करी जाती है जब भी हम किसी बिजनेस आइडिया पे काम करते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो उस टाइम पर हम उसकी फिजिबिलिटी को चेक करते हैं कि जिस बिजनेस आइडिया पे हम काम करने जा रहे हैं वो हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं, उसकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसके लिए हम फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं। सो मेनली 4 एरियाज में फिजिबिलिटी एनालिसिस करी जाती है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या आएगा। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी आएगी, इसमें चेक करते हैं कि क्या फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिजनेस आइडिया फिजिबल है या नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, हमारे एक्सपेंसेस कितने होंगे। प्रोडक्ट या सर्विस फिजिबिलिटी चेक करी जाती है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो मार्केट में चलेगा भी या नहीं। इंडस्ट्री एंड टारगेट मार्केट फिजिबिलिटी हम चेक करते हैं कि इंडस्ट्री में क्या हमारा ये प्रोडक्ट चल पाएगा या नहीं, जो हमारा टारगेट मार्केट है वहाँ पर लोग इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे या नहीं। एंड ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी भी चेक करी जाती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ में हमारा बिजनेस आइडिया अलाइंड है या नहीं। अगर अलाइंड नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिजिबल नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केटिंग फिजिबिलिटी ऑफ एनी आइडिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। सो मार्केटिंग फिजिबिलिटी में कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं ये हमें बताना है। ए ऑप्शन में है करंट एंड फ्यूचर डिमांड एस्टिमेट्स, तो ये मार्केटिंग में बिल्कुल आता है। हम चेक करके देखते हैं कि करंट डिमांड का क्या सिनेरियो है मार्केट में और फ्यूचर में डिमांड किस तरह की हो सकती है, तो ए आएगा। मार्केट सेगमेंटेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट मार्केट्स, सो मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना भी मार्केटिंग का पार्ट है। कंपटीशन एनालिसिस, ये भी मार्केटिंग में आ जाएगा। जब भी हम मार्केटिंग फिजिबिलिटी देखते हैं हम देखते हैं कि जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, वो किस तरह से अपने मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, और हमें वो किस तरह से इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्केट टेस्टिंग, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट टेस्टिंग हम कब करते हैं, जब हम प्रोडक्ट को डेवलप कर लेते हैं, पूरी तरह से हमारा प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है। प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद हम उसको टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में एक्सेप्टेबल है या नहीं। सो मार्केटिंग जो फिजिबिलिटी है तो बिजनेस प्लान बनाने के टाइम पर करी जाती है जब हम प्रोजेक्ट अप्रेजल करते हैं। सो मार्केट टेस्टिंग उस टाइम पर नहीं होती है, तो इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ए, बी एंड सी ओनली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर्स आर मोटिवेटेड टू स्टार्ट बिजनेस एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनसे एक एंटरप्रेन्योर मोटिवेट होता है अपने बिजनेस एंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें एम्बिशियस फैक्टर्स हैं, कंपेलिंग फैक्टर्स, फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स, फैमिली फैक्टर्स। तो देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सारे ही फैक्टर्स कहीं ना कहीं मोटिवेटर्स हो सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए टू स्टार्ट ए बिजनेस एंटरप्राइज। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए, बी, सी, डी यानी कि 4th ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द MSMED एक्ट टू कवर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। सो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, सो ये इंट्रोड्यूस हुआ था जून 2006 में।
ठीक है। MSMED एक्ट को गवर्नमेंट लेकर के आई थी जून 2006 में। इसको लाया गया था ताकि जो हमारी MSMEs हैं, एक एक्ट हो जिसके अंडर वो सारी रेगुलेट हो सकें, ताकि जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना होता है, उसको फैसिलिटेट किया जा सके। इसलिए जून 2006 में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट गवर्नमेंट लेकर के आई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम अंडर मार्केटिंग प्रमोशन स्कीम टू MSME एंटरप्रेन्योर्स इज अवेलेबल फॉर व्हाट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। तो किस टाइप की एक्टिविटीज के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, किस तरह के बेनिफिट्स उसमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। सो ए में दिया हुआ है पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर्स, तो ये बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल स्कीम कोऑपरेशन स्कीम में इंटरनेशनल एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए गवर्नमेंट हेल्प करती है MSMEs को। गिविंग एडवर्टाइजमेंट्स इन इंटरनेशनल ट्रेड जर्नल्स भी नहीं आएगा, एडवर्टाइजमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टिसिपेशन इन बायर सेलर मीट्स इन फॉरेन कंट्रीज, ये भी आ जाएगा। बायर सेलर मीट्स होती हैं फॉरेन लेवल के ऊपर, वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए भी गवर्नमेंट यहाँ पर हेल्प करती है। मीटिंग ओवरसीज एजेंट्स एंड नेगोशिएटिंग बिजनेस, तो बिजनेस की नेगोशिएशन के लिए इसमें बेनिफिट नहीं दिया जाता है। अवेलिंग ओवरसाइज ग्रांट एंड एड्स, तो ये भी नहीं आएगा। अब हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए एंड सी, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट एंटरप्रेन्योरशिप इज मदर ऑफ फोरसाइट एंड विलिंगनेस टू एज्यूम रिस्क इन अंडरटेकिंग particularly a new one, who said above underlined portion of the statements। so underlying portion क्या क्या है, willingness to assume risk, ये वाली बात किसने कही थी एंटरप्रेन्योरशिप के कंटेक्स्ट में, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शन दिए थे, इनमें से इस बात को कहा था एक रिचर्ड कैंटिलोन ने, ठीक है, और दूसरा बोला था विलियम डायमंड ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द सिख इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985 सिख इंडस्ट्रियल कंपनी मींस। तो सी का 1985 के अकॉर्डिंग सिख कंपनी हम किसे कहते हैं, ये हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। सो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सीका के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी 5 ईयर्स तक रजिस्टर हो चुकी है, यानी कि उसको 5 साल हो चुके हैं ऑपरेशंस में, और अपने किसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में वो इतने लॉसेस कर देती है जो लॉसेस उसकी नेटवर्थ के बराबर हो जाते हैं या फिर नेटवर्थ को एक्सीड कर जाते हैं, तो इस पर्टिकुलर कंपनी को हम बोल देते हैं कि कंपनी सिक हो गई है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्केटिंग सपोर्ट असिस्टेंस टू MSME फॉर बार कोड अलाउस। तो एक MSME के लिए एक स्कीम है गवर्नमेंट की, मार्केट सपोर्ट असिस्टेंट बार कोड, ठीक है, तो उसके अंडर किस तरह का असिस्टेंस प्रोवाइड करा जाता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, रीइंबर्समेंट ऑफ 75% ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी एंड 75% ऑफ द एनुअल रिकरिंग फी फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स पेड बाई MSME टू GS1 इंडिया फॉर बार कोडिंग। अगला सवाल है, व्हाट इज सोशल एंटरप्राइज कंसर्न्ड विद। तो एक सोशल एंटरप्राइज किन चीज़ों से संबंधित होता है, हमें ये बताना है। सो सबसे पहले दिया हुआ है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सोशल एंटरप्राइजेस का पर्पस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है, मैक्सिमाइजिंग मार्केट शेयर भी नहीं होता है। सो ए एंड बी तो बिल्कुल कटे गए, तो हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन तो सीधा गया। अब कंफ्यूजन बचेगा 2 एंड 3 में। सो सी दिया हुआ है प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विस, ये भी नहीं आएगा। इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्यों, ये हम आगे देखते हैं। रनिंग ए बिजनेस टू क्रिएट सोशल बेनिफिट्स, तो ये बिल्कुल एक पर्पस होता है किसी भी सोशल एंटरप्राइज का भी, कि वो सोशल बेनिफिट्स के लिए बिजनेस को चलाते हैं। और ई ऑप्शन दे रखा है टू मैक्सिमाइज इंप्रूवमेंट्स इन फाइनेंशियल, सोशल एंड एनवायरमेंटल वेलबींग, तो ये भी एक पर्पस रहता है, इन कामों से भी जुड़ा हुआ होता है एक सोशल एंटरप्राइज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग भी यही आंसर है। कन्फ्यूजन आपको थोड़ा पब्लिक सर्विस में हो सकता है, क्योंकि ये आप ऐसे एक बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो सोशल एंटरप्राइज होते हैं वो पब्लिक सर्विस भी तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं होगा। ये सिर्फ एक पार्शियली करेक्ट स्टेटमेंट है, कंप्लीटली करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि पब्लिक सर्विस तो कोई भी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी तो पब्लिक सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं, तो वो सोशल एंटरप्राइज तो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, डी और ई ही फुली करेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सेकंड भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस इन ए बिजनेस प्लान कैन बी। तो हमें यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान्स दिए हुए हैं, हमें इन्हें करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, BCEDA। तो देख लेते हैं, बी है सबसे पहले आएगी डिटेल्स अबाउट द एंटरप्रेन्योर, ठीक है, उसके बाद आएगी मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक डिटेल्स,
नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स डिटेल्स, देन फाइनेंशियल डिटेल्स एंड एंड में एग्जीक्यूटिव समरी। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। कैसे हो सकता है? एग्जीक्यूटिव समरी को लेकर के जब भी आपने बिजनेस प्लान का फॉर्मेट देखा होगा तो उसमें एग्जीक्यूटिव समरी सबसे पहले दी हुई है, लेकिन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में पूछा गया करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, जब भी हम बिजनेस प्लान को बनाते हैं सो जो सीक्वेंस होती है उसमें एग्जीक्यूटिव समरी सबसे एंड में आती है। एक लेकिन जब फॉर्मेट में उसको डाला जाता है तो वो सबसे पहले आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बिजनेस प्लान की, इसको याद रखना है, इसमें क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में सीक्वेंस पूछ रहा है इसलिए एग्जीक्यूटिव समरी एंड में आ रही है। अगर फॉर्मेट पूछा होता तो सबसे पहले आती। जब भी हम बिजनेस प्लान को बनाते हैं तो सबसे पहले सब कुछ हम कर लेते हैं, मार्केटिंग डिटेल्स भी बना लेंगे, मार्केट हमारी फिजिबिलिटी एनालिसिस भी हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स, सब कुछ हम उसमें लिख देंगे, उसके बाद हम एग्जीक्यूटिव समरी लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम उसको एक रिपोर्ट बनाएंगे बिजनेस प्लान की, एक उसको फॉर्मेट में लेकर के आएंगे तो एग्जीक्यूटिव समरीज को दिखाया कहाँ पे जाएगा? सबसे पहले दिखाया जाएगा, ताकि जो रीडर है उसको एक बेसिक डिटेल पता चल जाए हमारे बिजनेस प्लान की। सो लिखी जो एग्जीक्यूटिव समरी जाती है, इसको बनाया जो जाता है, प्रिपेयर किया जाता है सबसे एंड में प्रोसेस में, लेकिन जब इसको हम प्रेजेंट करते हैं तो वो सबसे पहले आता है। लेकिन क्वेश्चन में सीक्वेंस पूछिए इसलिए ये एंड में आ रहा है, ए ऑप्शन, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट है, अ बिजनेस आइडिया बिकम्स अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कवर्स विच 4 ऑफ द फॉलोइंग। सो एक बिजनेस आइडिया एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी कब होता है? कौन से इनमें से 4 फैक्टर्स उसमें होने चाहिए? सो देखो, इन 6 के 6 ऑप्शंस को आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा सभी ही मिल जाएं तो क्या दिक्कत है ना? तो ये सभी भी अगर होंगे तो भी एक बिजनेस आइडिया एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, लेकिन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट 4 ऑप्शंस यहाँ पर देखने हैं। ठीक है, जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड हो। सो 4 ही हमें चूज करने हैं, तो वो कौन कौन से होंगे? तो इसमें देखो 6 ऑप्शन में सबसे बेस्ट क्या लग रहा है? सबसे बेस्ट है वैल्यू एडिशन टू द एंड यूजर। सो अगर आपके बिजनेस आइडिया से, आपकी अपॉर्चुनिटी से, जो एंड यूजर है जिसके लिए भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हो, अगर उसके लिए वैल्यू एडिशन हो रही है, वैल्यू क्रिएशन हो रही है, तो वो एक अच्छा बिजनेस आइडिया होगा। सो एफ तो बिल्कुल आएगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी अगर आपके बिजनेस आइडिया में है, ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो या सर्विस है वो लंबे टाइम तक चलने चाहिए, यानी कि आपके जो बिजनेस आइडिया है उसमें एक लॉन्जिविटी है। तो लॉन्जिविटी अगर जिस भी बिजनेस आइडिया में होगी वो एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि वो लंबे टाइम तक आपको प्रॉफिट्स देगा। सो ड्यूरेबिलिटी भी होनी चाहिए, तो ई भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। टाइमलीनेस, तो टाइमलीनेस भी होनी चाहिए। एक बिजनेस आइडिया में अगर टाइमलीनेस है तो आपका जो बिजनेस आइडिया है उसको आप टाइम पे अचीव कर पाओगे। टाइमलीनेस का मतलब यही है कि आपको एग्जैक्टली पता है कि जो भी हमारी अपॉर्चुनिटी है, जो भी हमारा बिजनेस आइडिया है, जो गोल है, उसको हम कब तक अचीव कर पाएंगे। सो टाइमलीनेस बिजनेस आइडिया में होनी चाहिए। नेक्स्ट है देखो पॉलिटिकल सपोर्ट। तो पॉलिटिकल सपोर्ट ज़रूरी नहीं है, यानी कि एक बिजनेस आइडिया को अगर पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं भी मिल रहा है तो वो फिर भी तो चल सकता है। अगर आपको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो क्या आप बिजनेस नहीं करोगे? सो पॉलिटिकल सपोर्ट यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, फॉरेन कोलैबोरेशन ये भी बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें फॉरेन कोलैबोरेशन होना ज़रूरी नहीं है। आप लोकल लेवल के ऊपर बिजनेस कर रहे हो, फॉरेन कोलैबोरेशन की क्या ज़रूरत है? ठीक है, सो फॉरेन कोलैबोरेशन भी ज़रूरी नहीं है। तो बी और सी, फॉरेन कोलैबोरेशन एंड पॉलिटिकल सपोर्ट, कट जाएगा। अट्रैक्टिवनेस आपके बिजनेस आइडिया में बिल्कुल होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए आइडिया जिससे आप अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करो, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सको। सो अट्रैक्टिवनेस, टाइमलीनेस, ड्यूरेबिलिटी एंड वैल्यू एडिशन टू एंड यूजर, ये एक बिजनेस आइडिया में होंगे तो उसे हम एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा ए, डी, ई एंड एफ। कौन सा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ए, डी, ई एंड एफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के लिए कौन सी चीजें इनमें से सही हैं वो हमें बतानी है। सबसे पहले बताया गया है एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन। सो बिल्कुल सही बात है, एंटरप्रेन्योर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, वो अपने डिसीजंस को खुद लेता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। मेक्स हिज और हर ओन डिसीजंस, तो कॉम्प्लीमेंट्री दोनों स्टेटमेंट्स हैं, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। एंटरप्रेन्योर अपने डिसीजंस को खुद ही लेते हैं। हैज़ अपॉर्चुनिटी ऑफ रियलाइजिंग ड्रीम्स, बिल्कुल सही बात है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, अपने बिजनेस आइडिया पे काम कर रहे हो, अपना बिजनेस एंटरप्राइज सेटअप कर रहे हो, सो आपके पास चांस है कि आप अपने जो ड्रीम्स हैं उनको रियलाइज कर सको, अपने सपनों को पूरा कर सको। हैज़ गुड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, तो जी नहीं, एक एंटरप्रेन्योर के पास ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो। जब भी आप एंटरप्रेन्योर बनते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपका ऐसा बैकग्राउंड हो कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है। आप वेंचर कैपिटल से लोन लेकर के बिजनेस को सेटअप कर रहे हो, सो ज़रूरी नहीं है कि एक एंटरप्रेन्योर की अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो। हैज़ अंडरगोन ए सिस्टमेटिक बिजनेस ट्रेनिंग, एक एंटरप्रेन्योर एक सिस्टमेटिक बिजनेस ट्रेनिंग से गुजरा होता है, तो ज़रूरी नहीं है।
बहुत सारे एंटरप्रेन्योर होते हैं जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती है, कोई एजुकेशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो अपने बिजनेस को सेटअप कर लेते हैं। तो बिजनेस ट्रेनिंग एंटरप्रेन्योर के लिए हो ही ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, 100% करेक्ट नहीं है, ठीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, वो बिजनेस ट्रेनिंग उसको नहीं मिली हो, तो नहीं मिली हुई है, तब भी तो वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। हैज़ इमेंस जॉब सेटिस्फेक्शन, ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। जब भी कोई पर्सन जो वो करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, किसी अपने पैशन के ऊपर, अपने आइडिया के ऊपर काम करते हैं, तो उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है। सो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी एंड एफ। ए बी सी एफ हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है बीईडी एनालिसिस इज मेंट फॉर प्रोजेक्ट मैक्सिमाइजेशन। सो बीईडी एनालिसिस क्या होता है? वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की ये टेक्निक है, जो हमारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करके रखने की एक टेक्निक होती है, ठीक है। सो प्रोजेक्ट मैक्सिमाइजेशन के लिए इस टेक्निक का यूज़ नहीं करते हैं हम, इसको हम यूज़ करते हैं इन्वेंट्री एनालिसिस के लिए, इसलिए हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी, ठीक है। नेटवर्क एनालिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, यानी कि जो नेटवर्क एनालिसिस है वो प्लानिंग प्रोसेस से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, यानी कि प्लानिंग प्रोसेस का बिल्कुल हिस्सा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी, प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट होता है नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस में हम क्या करते हैं? PERT एंड CPM जो टेक्निक है ये नेटवर्क एनालिसिस की हमारी होती हैं, ठीक है, जिनमें हम एक प्रोजेक्ट को देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट को हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे, क्या उसका हमारा शेड्यूल रहेगा, किस टाइम पर हम उससे कंप्लीट करेंगे। सो नेटवर्क एनालिसिस इंडिपेंडेंट नहीं है प्लानिंग प्रोसेस से, ये दोनों जो हैं वो जुड़े हुए हैं। प्लानिंग प्रोसेस में नेटवर्क एनालिसिस का यूज़ होता है। सो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ठीक है। डी ऑप्शन, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट प्लानिंग कैपेबिलिटी इज ड्यू टू। सो अगर आप अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं तो वो किसकी वजह से है, ये यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है। पुअर जनरल मैनेजमेंट, पुअर प्रोफेशनल मैनेजमेंट, पुअर एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट या फिर पुअर मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा पुअर एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट। जब एक एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर है, वो अपने बिजनेस को सेटअप कर रहा है, ठीक है, उसको प्लानिंग करनी है, तो एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट अगर अच्छे से नहीं होगी सो प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि क्रिएटिविटी, इनोवेशन, एक विजन होना चाहिए, रिस्क टेकिंग की एबिलिटी होनी चाहिए, सेल्फ एफिकेसी होनी चाहिए। सो अगर पुअर एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट है तो प्लानिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाकी जो ये ऑप्शन है ये कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट के अंदर ही आ जाएंगे, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा पुअर एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट दिए हुए हैं और दूसरी तरफ क्लासिफिकेशन दी हुई है, हमें इनको मैच करना है इनके मीनिंग से, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ओरिएंटेड सबसे पहले दिया हुआ है। सो मैग्नीट्यूड ओरिएंटेड कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं? वो प्रोजेक्ट्स जिनको हम साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट के बेस के ऊपर क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन के साथ इसको हम मैच करेंगे। लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज जनरली यूज्ड एज डिसाइडिंग क्राइटेरिया फॉर प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन। किस लेवल की इन्वेस्टमेंट की हुई है, कितनी इन्वेस्टमेंट है हमारी, उसके हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं कि कोई एंटरप्राइज स्मॉल है, मीडियम है, माइक्रो है, ठीक है, या लार्ज है। सो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जब हम प्रोजेक्ट्स को क्लासीफाई कहते हैं उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, ठीक है। नॉन क्वान्टिफिएबल की बात करें, सो ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको हम क्वान्टिफाई नहीं कर सकते, ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सोशल प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ 4 ऑप्शन में यहाँ पर मैच हो जाएगा। प्रोजेक्ट्स विद सोशल एंडाउमेंट्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर आपने कोई करी है, ठीक है, तो उसको आप किस तरह से क्वांटिफाई करोगे? सो नॉन क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट्स हमारे होते हैं जो हेल्थ केयर से रिलेटेड होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, सोशल वेलफेयर, वुमेन एम्पावरमेंट, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हम नॉन क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट्स कहते हैं। कॉजेशन ओरिएंटेड हो जाएंगे हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अवेलेबिलिटी ऑफ डिमांड, गुड्स एंड सर्विसेज, रॉ मटेरियल, स्किल्स किसी न किसी कॉज से रिलेटेड इफेक्टेड होते हैं, उनको हम कह देते हैं कॉजेशन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। डिमांड, ठीक है, सप्लाई, स्किल्स क्या चाहिए, इनपुट फैक्टर्स, तो इनके ऊपर जो बेस्ड होते हैं प्रोजेक्ट्स दैट आर कॉजेशन ओरिएंटेड। एंड फैक्टर इंटेंसिटी ओरिएंटेड वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, जैसे कि लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। सो क्लासीफाई प्रोजेक्ट्स ऑन बेसिस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव एंड द लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स, तो वो हो जाएंगे फैक्टर इंटेंसिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स। ये जो हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं कैपिटल एंड लेबर, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हम कहते हैं फैक्टर इंटेंसिटी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो हमारा क्या यहाँ पर आंसर हो जाएगा? फर्स्ट के साथ हमने मैच किया था थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ, 2 and 1, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है।
सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा और आपकी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हुई होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।